हेलो फ्रेंड्स, तो आपका इस हमारे ऑनलाइन सेशन में स्वागत है। तो मेरा नाम है आदर्श सिंह और मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। तो अगर बात करें हम पिछले अध्याय में यानी कि पिछले सेशन में, तो हमने क्या पढ़ा था उसमें विस्थापन समय ग्राफ पढ़ा था। विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। ओके, विस्थापन समय ग्राफ के बारे में हमने पढ़ा था। तो उम्मीद है कि आपको इसमें कोई दिक्कत ना हुई होगी। अब यहाँ पर पढ़ेंगे हम वेग समय ग्राफ। वेग समय ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ओके, तो मैंने आपको विस्थापन समय ग्राफ में बताया था कि जो ढाल होता है, ढाल यानी कि झुकाव होता है, जो ढाल, वो क्या बताता है, वह वेग को प्रदर्शित करता है। विस्थापन समय ग्राफ में जो ढाल है वह वेग को प्रदर्शित करता है। ढाल अगर एक नियत हो, ढाल नियत हो यानी कि सरल रेखा में प्राप्त हो, तो जो वेग होगा वो एक समान वेग होगा। अगर ढाल भिन्न भिन्न हो यानी कि अनियमित हो, तो जो वेग होगा वह क्या होगा, असमान वेग होगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं वेग समय ग्राफ में, ओके, बात करते हैं हम वेग समय ग्राफ में, तो इसमें जो ढाल है वह त्वरण को प्रदर्शित करता है। त्वरण, ओके, जो ढाल है वह त्वरण को प्रदर्शित करता है। अब कैसे करेगा, जैसे इसमें था वैसे सेम इसमें भी होगा, लेकिन बस वेग की जगह पर त्वरण आ जाएगा। यहाँ पर क्या कहेंगे हम कि अगर ढाल नियत है तो त्वरण होगा एक समान होगा। अगर ढाल अनियमित है या अनियत है उसे, तो क्या होगा, त्वरण असमान त्वरण होगा। चलिए देखते हैं, इस वीडियो में मैं आपको केवल वेग समय ग्राफ के बारे में ही बताने वाला हूँ। ओके, चलिए शुरू करते हैं। और एक बात सूचना मैं दे देता हूँ कि आप अपने जो क्लासमेट्स हैं उनको भी ये वीडियो शेयर कर दीजिए ताकि वो भी ये वीडियो देख सकें। ओके, तो शेयर कर दीजिए। थोड़ा सा समय मैं दे रहा हूँ आप लोगों को कि अपने क्लासमेट्स को जिस वीडियो की लिंक है उसको शेयर कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप पे, फेसबुक ग्रुप पे, या आप सोशल मीडिया पे चाहे यहाँ कर सकते हैं, शेयर कीजिए। और क्लासमेट्स को, ज़्यादा से ज़्यादा क्लासमेट्स को बुलाइए यहाँ पर। ओके, चलिए तो शुरू करें। चलिए, तो वेग समय ग्राफ आता है, वेग समय ग्राफ। उसके बाद देखते हैं हम क्या होता है वेग समय ग्राफ। वेग समय ग्राफ, जिस प्रकार विस्थापन समय ग्राफ में हमने 6 स्थितियाँ देखी थी, सेम उसी प्रकार हम 6 स्थितियाँ इसमें भी देखेंगे। उसमें विस्थापन में क्या था, ये क्या क्या दर्शा रहा था, विस्थापन। ओके, यह विस्थापन दर्शा रहा था और ये क्या दर्शा रहा था, समय। तो पहले स्थिति क्या थी कि वह एक्स अक्ष के अनुदिश होता था। ओके, तो इसमें भी क्या होगा, पहला स्थिति कि एक्स अक्ष के अनुदिश, सेम वही कंडीशन रहेगी, लेकिन उसमें जो भाव होगा वो चेंज हो जाएगा, उसका जो मीनिंग होगा वह चेंज हो जाएगा। चलिए देखते हैं, बहुत ही आसानी तरीके से समझेंगे। ज़्यादा मैं आपको कठिन वर्ड नहीं बताऊँगा, बस थोड़ा सा सरल आपको बस समझने का प्रयास कीजिए। ओके, चलिए तो चलिए, यहाँ पर पहली स्थिति आ गई है कि जो वाई अक्ष है यानी कि जो वाई एक्सिस है वह वेग को प्रदर्शित कर रहा है, और जो यक्स एक्सिस है यानी कि यक्स अक्ष है वह समय को प्रदर्शित कर रहा है। ओके, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, मान लीजिए कोई बिंदु ए है, ओ मान लीजिए, ए मान लीजिए। ओके, चलिए ए मान लेते हैं। तो ए बिंदु है और मान लीजिए यहाँ पर कोई समय t1 है, कोई समय t1 है, और यहाँ पर कोई समय t2 मान लीजिए। ओके, कोई समय t1 है और कोई समय t2 है, क्योंकि देखिए जो x अक्ष है वह समय को प्रदर्शित कर रहा है, इसलिए हम इसको t1 और t2 मान ले सकते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर देख रहे हैं जैसे जैसे समय बढ़ रहा है। ओके, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 10 मिनट था, ठीक है, यहाँ पर 20 मिनट हो गया। ओके, यहाँ पर 0 मिनट था। ओके, तो यहाँ पर देखिए समय 10 से 20 हो गया, मानी यानी कि समय परिवर्तित हो गया। और चूंकि देखिए ये वेग को प्रदर्शित कर रहा है वाई अक्ष, तो यहाँ पर देखिए उसके वेग में कोई परिवर्तन हो नहीं रहा है ना, हो उसके वेग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, अर्थात वेग क्या है, एक समान वेग है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं, ढाल की बात कर लेते हैं। तो ढाल क्या है, नियत है। ढाल क्या है, नियत है। तो वेग भी क्या होगा, नियत होगा। ढाल नियत है तो इसलिए वेग भी क्या होगा, नियत होगा। वेग क्या होगा, नियत होगा। इतनी बातें क्लियर हो गई। मैंने आपको बताया, देखिए जो वस्तु का वेग था, मान लीजिए यहाँ पर v1 वेग है, ठीक है, v वेग है, तो उसका देखिए वेग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। अगर वेग में परिवर्तन होता तो थोड़ा सा तिरछा जाता, ऐसे 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 होता। ओके, वेग में परिवर्तन होता थोड़ा सा जो रेखा है ऊपर नीचे जाती, क्योंकि वेग परिवर्तन हो रहा है। लेकिन हम देख रहे हैं कि हमें केवल सरल रेखा प्राप्त हो रही है, इसके लिए क्या हुआ, उसके वेग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए ढाल क्या है, नियत है, यानी कि सरल रेखा में है, इसलिए वेग क्या होगा, नियत होगा। और आप बताइए, चलिए यहाँ पर रहने दीजिए अब उसको। अब बात करते हैं दूसरे। पहला स्टेप समझ में आ गया सबको, कमेंट में लिख दीजिए जल्दी, पहला समझ में आ गया। चलिए
उम्मीद है आपको समझ में आ रहा है। चलिए अब यहाँ पे दूसरी स्थिति अगर लेके आते हैं तो क्या कह रहा है यहाँ पर कि अब रेखा आपको इस प्रकार मिल रही है। अब रेखा आपको इस प्रकार मिल रही है। अगर आपको बैकग्राउंड आवाज़ नहीं आ रही है तो यहाँ पर देखिए बारिश हो रही है, इसी कारण बैकग्राउंड आवाज़ ज़्यादा साफ नहीं आएगी। ओके चलिए यहाँ पर समझिए, बस फिलहाल आप हमारी आवाज़ों को सुनिए। हमारी आवाज़ सुनाई दे रही है कि नहीं सुनाई दे रही है? साफ दे रही है ना? चलिए कमेंट लिखिए, आवाज़ सुनाई दे रही है कि नहीं दे रही है। चलिए तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि जो ये रेखा प्राप्त हो रही है इस तरह से प्राप्त हो रही है। अब आप बताइए कि ढाल क्या है, नियत है कि नहीं है? ढाल क्या है, नियत है कि नहीं, बताइए आप। क्योंकि ढाल देखिए सरल रेखा में है इसलिए क्या है, नियत है। और आप बताइए कि जो ये वेग प्रदर्शित कर रहा है वो ज़्यादा से कम हो रहा है कि कम से ज़्यादा हो रहा है? कम से ज़्यादा हो रहा है, यानी कि उसका वेग बढ़ा। यहाँ पर कुछ वेग ऐसे था, यहाँ पर कुछ वेग, यहाँ पर मान लीजिए 2 मीटर प्रति सेकंड था, यहाँ पर 4 हो गया मीटर प्रति सेकंड। ये क्या हो गया, 6 हो गया। ये क्या हो गया, 8 हो गया। ये क्या हो गया, 10 हो गया। देखिए उसके वेग में निरंतर परिवर्तन हो रहा है। कैसे हो रहा है, नियत रूप से। देखिए ढाल नियत है और कैसा है, वेग धनात्मक होगा क्योंकि उसके वेग में वृद्धि हो रही है। ओके चलिए तो जो त्वरण होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो विस्थापन जो वेग समय ग्राफ है वह त्वरण को प्रदर्शित करता है। त्वरण क्या है, नियत धनात्मक है। नियत धनात्मक है, एक समान त्वरण है और कैसा है, धनात्मक। एक समान धनात्मक त्वरण है। ओके तो चूंकि मैंने आपको बताया कि देखिए ढाल नियत है और धनात्मक है, इसलिए त्वरण क्या हो गया, नियत और धनात्मक हो जाएगा। ओके नियत का मतलब क्या है, एक समान त्वरण हो जाएगा। इतनी बातें क्लियर हो गई। चलिए उम्मीद है आपको समझ में आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे तीसरा आ गया है हमारा कि मान लीजिए ए बिंदु यहाँ पर है। तो आप देख रहे हैं कि जो वस्तु का वेग है उसमें कुछ ना कुछ प्रारंभिक वेग है। देखिए यहाँ से मान लीजिए इसे 0 मान लीजिए, 4 मान लीजिए, और उसके बाद 8 मान लीजिए, इसको 10 मान लीजिए, इसको 12 मान लीजिए। अब आप देख रहे हैं कि जो वस्तु है यानी कि पिंड जो हो उसमें प्रारंभिक वेग है, कुछ ना कुछ पहले प्रारंभिक वेग है। ओके पहले से कुछ ना कुछ वेग है। और चूंकि देखिए ढाल क्या है, नियत है। ढाल नियत है और कैसा है, धनात्मक है। नियत है और क्या है, धनात्मक है। इसलिए त्वरण क्या हो जाएगा, त्वरण भी क्या हो जाएगा, नियत हो जाएगा। त्वरण भी क्या हो जाएगा, नियत धनात्मक त्वरण है। नियत धनात्मक त्वरण होगा। ओके चलिए इतनी बातें क्लियर हो गई। मैंने आपको बताया कि देखिए किसी पिंड के पास पहले से ही कुछ न कुछ प्रारंभिक वेग है और हम देख रहे हैं कि जो ढाल है वह नियत है, यानी कि त्वरण भी नियत होगा। और ढाल यानी कि वस्तु का वेग है कम से ज़्यादा की ओर जा रहा है, यानी कि उसका वेग बढ़ रहा है, धनात्मक हो गया। ढाल ढाल क्या हो गया, धनात्मक हो गया और नियत हो गया। इसलिए त्वरण भी क्या हो जाएगा हमारा, नियत और धनात्मक हो जाएगा। ओके क्लियर हो गया। चलिए अब यहाँ पे चौथे स्थिति की बात करते हैं। तो आप देख रहे हैं कुछ न कुछ वेग ऋणात्मक है। देखिए यहाँ पे पहले देखिए यहाँ पर 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 है। मतलब यहाँ पर जो संख्याएं होती हैं धनात्मक होती है। लेकिन यहाँ पर अगर बात की जाए तो -1 होता है, -2 होता है, यहाँ पर -3 होता है। तो उस पर देखिए किसी पिंड के पास प्रारंभिक ऋणात्मक वेग है। उसमें क्या था, प्रारंभिक धनात्मक वेग था, लेकिन इसमें क्या है, प्रारंभिक ऋणात्मक वेग है। और चूंकि यहाँ पर देखिए, और यहाँ पे अगर बात करते हैं ढाल की, अगर बात करते हैं ढाल की, वह क्या है, नियत है। नियत है और कैसा है, धनात्मक है। नियत है और धनात्मक है। अब यहाँ पर धनात्मक में क्यों बोल रहा हूँ, ऋणात्मक भी तो हो सकता है। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि जो ढाल है यहाँ से मापा जाएगा, ये ढाल क्या होगा, नियत होगा, धनात्मक होगा। अगर रही बात इसकी इतने पूरे की, तो आप बताएंगे कि जो प्रारंभिक वेग है वो क्या है, ऋणात्मक है। तो आप क्या बताएंगे, ढाल क्या है, नियत है और धनात्मक है, और प्रारंभिक वेग ऋणात्मक है। इसलिए जो त्वरण हो जाएगा, त्वरण क्या हो जाएगा, नियत धनात्मक हो जाएगा। नियत धनात्मक त्वरण हो जाएगा, यानी कि एक समान धनात्मक त्वरण हो जाएगा। उतनी बातें क्लियर हो गई। चलिए उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अगली स्थिति की ओर बढ़ते हैं। अब यहाँ पे पाँचवीं स्थिति में दो फिगर हैं, आपको उसको समझना होगा। ओके चलिए समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये पहले वेग देखिए अनियमित है कि नहीं है। ढाल क्या है, कुछ न कुछ ढाल है इसमें। ढाल कैसा है, यहाँ से ढाल बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ से आगे क्या हो रहा है, घटता जा रहा है। ओके पहले तो ढाल बढ़ रहा था, लेकिन उसके बाद ढाल घटना शुरू हो गया, यानी कि वेग बढ़ता जा रहा है, अनियमित रूप से बढ़ रहा है। ओके देखिए यहाँ पर दोनों ग्राफ से स्पष्ट है कि समय के बढ़ने के साथ साथ वेग में परिवर्तन अनियमित रूप से हो रहा है। यानी कि देखिए
वेग में जो परिवर्तन हो रहा है अनियमित रूप से इसमें भी हो रहा है और इसमें भी हो रहा है। ओके, और पहले ग्राफ में जो वेग है असमान रूप से घट रहा है। देखिए वेग यहाँ पर, देखिए यहाँ पर शून्य हो जाएगा वेग, उसके बाद यहाँ से क्या होता है घटना शुरू हो रहा है अनियमित रूप से। तो पहले ग्राफ में जो वेग है वह असमान रूप से घट रहा है, जबकि दूसरे की बात की जाए तो इसमें वेग असमान रूप से बढ़ रहा है, यानी कि केवल बढ़ता जा रहा है, घट नहीं रहा है उसमें। ठीक है, तो पहले ग्राफ में क्या है कि जो वेग है असमान रूप से घट रहा है, जबकि दूसरे ग्राफ में वेग असमान रूप से बढ़ रहा है। अतः ऐसी स्थिति में जो वस्तु का असमान त्वरण रूप से गति करेगा। यहाँ पर देखिए जो वस्तु है ढाल, तो कि देखिए ढाल भिन्न भिन्न है, इसलिए त्वरण भी क्या होगा असमान त्वरण होगा। ओके, असमान त्वरण होगा। चलिए, उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए यहाँ पर एक इसके आगे और टॉपिक आ सकता है, तो मैं उसको आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर देखिए अगर आपको ऐसे दिया रहे तो भी ये कैसा है अनियमित त्वरण है, असमान त्वरण की स्थिति को ये भी प्रदर्शित करता है। क्योंकि देखिए यहाँ पर पहले देखिए ढाल क्या है भिन्न भिन्न है, तो वे क्या होगा असमान होगा, तो त्वरण भी क्या हो जाएगा हमारा असमान हो जाएगा। अगर आपको कहीं भी ऐसे इस तरह से ग्राफ मिले या इस तरह से ग्राफ मिले या इस तरह से ग्राफ मिले, तो आप समझ जाइए कि वो कौन सा त्वरण है, असमान त्वरण है। अगर आपको सरल रेखा में मिले ढाल, ठीक है, सरल रेखा में ऊपर की ओर या नीचे की ओर मिले, तो अगर ऊपर की ओर मिलता है तो ढाल क्या है, तो त्वरण क्या है धनात्मक त्वरण है, धनात्मक नियत त्वरण है। अगर आपको नीचे जाते हुए मिलता है तो आप क्या कहेंगे कि जो त्वरण है वह नियत ऋणात्मक त्वरण है। ओके, चलिए समझ में आ गया आपको, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा कि वेग समय ग्राफ क्या है। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस मैं आपको पूछूंगा जो कि आप कमेंट में इसका आंसर दीजिए। ओके, तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछने जा रहा हूँ, तो उसका आप आंसर कमेंट में दीजिए। ओके, चलिए पहला क्वेश्चन बताइए, आप लोग कमेंट में अपने तैयार हो जाइए पूरा टाइप करने के लिए। सबसे पहले आप बताइए कि गति का मात्रक क्या होता है, यानी कि गति नहीं, चाल का मात्रक क्या होता है, चाल का मात्रक जल्दी बताइए आप कमेंट में, चाल का मात्रक, चाल का मात्रक बताइए जल्दी। ओके ठीक है, चलिए चाल का मात्रक क्या हो गया हमारा, आपको पता ही होगा, मैंने आपको भी ये भी बताया है कि चाल का मात्रक क्या है। चाल का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड होता है। ओके, और आप बताइए दूसरा क्वेश्चन कि त्वरण का मात्रक बताइए, त्वरण का मात्रक, त्वरण का मात्रक जल्दी बताइए, त्वरण का मात्रक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए त्वरण का मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अगर इसकी बीमा की बात की जाए तो ये हो जाएगा LT -1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा LT -2 हो जाएगा। ओके, इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए एक और क्वेश्चन मैं पूछता हूँ कि आप बताइए कि क्या दूरी धनात्मक एवं ऋणात्मक हो सकती है, क्या दूरी धनात्मक या ऋणात्मक हो सकती है, ऋणात्मक हो सकती है, हो सकती है बताइए, हो सकती है। चलिए बहुत बढ़िया आंसर। तो यहाँ पर क्या है, क्या दूरी धनात्मक एवं ऋणात्मक हो सकती है, हाँ बिल्कुल नहीं, नहीं हो सकती, नहीं, धनात्मक होगी लेकिन ऋणात्मक नहीं हो सकती है। ओके, धनात्मक दूरी हमेशा धनात्मक या शून्य हो सकती है, लेकिन कभी भी ऋणात्मक नहीं होगी। ओके, चलिए चौथे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप बताइए कि क्या त्वरण शून्य हो सकता है, क्या त्वरण शून्य हो सकता है, जल्दी बताइए, क्या त्वरण शून्य हो सकता है, क्या त्वरण शून्य हो सकता है। चलिए बहुत बढ़िया आंसर। यहाँ पर देखिए क्या है, हाँ हो सकता है, क्योंकि मैंने आपको पहले में बताया जो सरल रेखा में था एक समान वेग है तो उसमें क्या होगा त्वरण शून्य होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप बताइए कि यदि हमारे पास गति को व्यक्त करने के लिए, यदि हमारे पास गति को व्यक्त करने के लिए समय ना हो, समय ना हो, तो हम किसके सापेक्ष गति का अनुभव करते हैं। यहाँ पर मेरा क्वेश्चन है कि यदि हमारे पास कोई सापेक्ष यानी कि समय सापेक्ष ना हो तो हम किसके सापेक्ष गति को प्रदर्शित करेंगे कि वह वस्तु
गतिमान है कि विरामावस्था में है? जल्दी बताइए। मैंने आपसे पूछा, मैं एक बार फिर से पूछ रहा हूँ कि अगर हमारे पास गति को व्यक्त करने के लिए कोई मतलब समय सापेक्ष ना हो, समय के सापेक्ष हम उस गति को व्यक्त नहीं कर पाते हैं, तो ऐसी स्थिति में हम और कौन सा सापेक्ष है जिसके माध्यम से हम यह बता सकते हैं कि वस्तु गतिमान है या विरामावस्था में है? जल्दी बताइए। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि कौन सा आंसर सही है। यहाँ पर देखिए क्या है, स्थिर पिंड। स्थिर पिंड, स्थिर पिंड के कारण हम बता सकते हैं कि वस्तु गतिमान है या वह विरामावस्था में। ओके, अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि हम पृथ्वी पर रहते हैं, पृथ्वी पर खड़े हैं और पृथ्वी भी गति कर रही है, और पृथ्वी भी गति कर रही है, गति कर रही है, लेकिन हमें क्यों एहसास नहीं होता कि पृथ्वी गति कर रही है? हमें क्यों एहसास नहीं होता कि पृथ्वी गति नहीं कर रही है, गति कर रही है? ओके, क्योंकि हम यहाँ पर देखिए कार में बैठते हैं तो हमें लगता है कि कार गति कर रहा है, लेकिन हम पृथ्वी पर बैठते हैं यानी कि पृथ्वी पर खड़े हैं तो हमें क्यों नहीं लगता कि पृथ्वी गति कर रही है? ये आपका प्रश्न है, जल्दी बताइए। ओके चलिए, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि सिंपल बात है, क्यों लाइन का आंसर है इसमें, क्योंकि पृथ्वी के सापेक्ष, क्योंकि पृथ्वी के सापेक्ष, पृथ्वी के सापेक्ष कोई स्थिर पिंड नहीं है, पृथ्वी के सापेक्ष कोई स्थिर पिंड नहीं है, इसलिए हमें गति का एहसास नहीं होता। ओके क्लियर होगा? लिख कर बैच, आज के लिए क्लास इतनी रहते हैं। अगले क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि आप समय वेग ग्राफ से, वेग समय ग्राफ से विस्थापन यानी कि विस्थापन का निर्धारण कैसे कर सकते हैं। वेग समय ग्राफ से विस्थापन का निर्धारण, ये हमारा अगला टॉपिक रहेगा। तो आप अगर आपके पास किताब होगी तो आप इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ के आइएगा। ओके, टेक केयर, बाय। ओके।